कि राणा जी, आप ये बताइए कि आप सबके ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, तो पहले आप अपना बता दीजिए कि उस गरीबी से हम निकले और आज भी उसी तरीके से जैसे उन्होंने पाला था, चाहे उन्होंने अमीरी में पाला चाहे गरीबी में पाला, जिस तरीके से उन्होंने पाला था उसी स्थिति में आज भी हम हैं। अब यही चीज मैं राणा जी से पूछना चाहता हूं कि मेरी अमीरी गरीबी तो आपको लगी, आप अपना भी इतिहास बताएं कि मैंने तो बता दिया कि जब आप कहीं नहीं थे, मेरे पास उस वक्त पेट्रोल पंप था जब राजेंद्र राणा जी चंडीगढ़ में रेडी लगाते थे। चंडीगढ़ में रेडी लगाते थे, उस वक्त मेरे पास पेट्रोल पंप था। तो राणा जी भी स्पष्ट करें कि उनके पास फिर ये शानो शौकत कहां से आई, उनके पास ये पैसा कहां से आया, आज वो दानवीर कैसे बने। मैंने तो बता दिया अपनी स्थिति, मेरी स्थिति तो ये है। अब रही बात किसी के लोन की बात और उसको वन टाइम सेटलमेंट की बात, तो शायद उनको ये जानकारी नहीं है कि जब कोई बैंक की वन टाइम सेटलमेंट होती है तो वो राष्ट्रीय नीति है बैंकों की और आरबीआई उसको करता है। आरबीआई का मतलब राजेंद्र राणा जी समझ लें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो नियम है उनके मुताबिक कोई भी जो वन टाइम सेटलमेंट होती है और उस वन सेटलमेंट टाइम में करोड़ों लोग जो हैं उस योजना का लाभ उठाते हैं। उसमें अगर मैंने भी उठा लिया तो उसमें मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया। रही बात, अगर मेरी ईमानदारी के ऊपर राजेंद्र राणा जी को कोई शक है तो मैं दावे के साथ चैलेंज कर रहा हूं उनको कि वो शपथ पत्र के साथ, एफिडेविट के साथ शिकायत करें। अगर हिम्मत है उनके अंदर, अगर दम है उनके अंदर, तो शिकायत पत्र जो है वो एफिडेविट के साथ जो है वो करें, ताकि जांच के बाद अगर कुछ नहीं पाया जाता तो फिर उनको मैं कोर्ट में घसीट सकूं। कि राणा जी, आप ये बताइए कि आप सबके ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, तो पहले आप अपना बता दीजिए कि जो घटना बुडबिला में घटित हुई थी वो क्या प्रकरण था और उसमें आपकी क्या भूमिका रही थी, और उसमें जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसका बाद में क्या हुआ। ये चीजें हमने उनसे पूछी थी, लेकिन इन चीजों का जवाब देने के बजाय राजेंद्र राणा जी मेरी अमीरी और मेरी गरीबी की तरफ चले गए। वो मुझे मेरे व्यवसाय की तरफ चले गए। मैं इतना कहना चाहता हूं कि राजेंद्र राणा जी, अच्छा होता कि आप लोगों को ये बताते, अगर आप राजा हरिश्चंद्र हैं, आप बहुत बड़े दानवीर हैं, तो आप ये लोगों को बता देते कि भाई बुडबिला घटना क्या थी, उसके पीछे उनकी क्या भूमिका रही थी, कौन कौन वहां पे जो युवतियां थी वो आई थी, और उस पूरे घटनाक्रम में उनका क्या उनकी इन्वॉल्वमेंट थी और क्यों उनको चेयरमैनी से उस वक्त हटाया गया था। इन चीजों को बता देते स्पष्ट, फिर उसके बाद वो हमारे बारे में कहते। ये होना चाहिए था। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि राजेंद्र राणा जी, जब आप राजनीति में भी नहीं आए थे उस वक्त मेरे पास पेट्रोल पंप था और मैं पेट्रोल पंप के व्यवसाय में था और हूं, और व्यवसाय करते करते लाखों रुपए लोगों से लेना है, लाखों रुपए लोगों को देना होता है, और वो समय समय पर लेते भी रहते हैं, देते भी रहते हैं, और उनमें कानूनी प्रक्रियाएं भी आती हैं। उसमें 138 भी आ जाता है, चाहे और भी आ जाए, उनसे भी गुजरना पड़ता है। तो हम उनसे गुजरे हैं और व्यवसाय कर रहे हैं और उससे अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, उससे अपने परिवार को पाल रहे हैं। मेरे पिताजी सरकारी विधायक बन गया, मैं राजनीति में छात्र जीवन से आया।
मैं एक्सीडेंटल नहीं हूं, मैं एक्सपेरिमेंटल हूं। मैं छात्र राजनीति से चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने NSY में काम किया, मैंने युवा कांग्रेस में काम किया, मैं जिला परिषद का सदस्य चुना गया और राष्ट्रीय स्तर पर मैंने कांग्रेस पार्टी का कार्य किया। उसके बाद लोगों के वोट के माध्यम से मैं जीत के आया हूं। लेकिन मुझे एक्सीडेंटल कहने वाले राजेंद्र राणा जी स्वयं एक्सीडेंटल राजनीति में आए हैं और वो हमेशा दूसरे के कंधों को सीढ़ी बना के राजनीति में आए और उन्हीं कंधों को बाद में उन्होंने किक मार के गिराया भी है और इसका जीता जाता उदाहरण है। उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। जब भारतीय जनता पार्टी से उनको बुलबुला कांड में निकाला, फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। जब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, फिर कांग्रेस के कंधों पे बैठे, फिर कांग्रेस के कंधों को किक मार के भारतीय जनता पार्टी में चले गए दोबारा। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं के कंधों पे बैठे हैं उनको भी बहुत जल्दी वो किक मारेंगे। ये उनका चरित्र है, ये उनका राजनीतिक चरित्र है। मुझे कह रहे हैं, बल्कि वो एक्सीडेंटल राजनीति में आए हैं और मौका प्रस्ती की राजनीति करते रहे।